नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे सभी दर्शकों का। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। देखिए, समाज की प्रगति की अगर हम बात करें तो महिलाओं की जो बात है उसकी जगह कोई नहीं ले सकता है। समाज की प्रगति में महिलाओं की भूमिका अनमोल है, क्योंकि वे अपने हौसलों और संघर्ष से अंधकार में भी उजाला फैला देती हैं। जब महिलाएं जागृत होती हैं तो समाज के हर कोने में बदलाव की लहर दौड़ जाती है। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करेंगे मैं आपके साथ ऋतिका पांडे। और आज के हमारे खास कार्यक्रम, हमारी खास चर्चा पे हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिससे एक नहीं कई सारे नुकसान है। क्या क्या नुकसान है अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी, आज हमारी जो गेस्ट हैं उन्हीं से हम जानेंगे। देखिए, जहां हम बात करेंगे आज एक ऐसी शख्सियत की जिसने समाज के लिए निरंतर संघर्ष किया है और बदलाव की मिसाल पेश की। हम बात कर रहे हैं जयपुर की पूनम अंकुर छाबड़ा जी की, जो न केवल एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता हैं बल्कि राजस्थान में शराबबंदी और नागरिक अधिकारों के लिए अग्रणी आवाज भी है। तो आइए जानते हैं उनकी कहानी, उनके संघर्ष और उनकी वो पहल जो आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथ आज की खास मेहमान पूनम अंकुर छाबड़ा जी। तो सबसे पहले पूनम जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार करेंगे, आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। पूनम जी, आप एक मिसाल हैं, बदलाव की मिसाल आपको कहा जाता है। अगर हम बात करें, सिर्फ राजस्थान की बात नहीं करेंगे, अगर हम बाहर की भी बात करें, देश दुनिया की बात करें, तो आपने जो एक मोर्चा खोला था, काफी आंदोलन जो आपका था बहुत बड़ा था। शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी कुछ सवालों से, जिनमें मैं सबसे पहले तो जानना चाहूंगी कि जो लोग अभी आपको नए देख रहे हैं उनके लिए पूनम जी मैं जानना चाहूंगी कि पूनम अंकुर छाबड़ा किस संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप, जानना चाहेंगे, और उस संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है। और साथ में हमने ये भी सुना है पूनम जी कि आपका थोड़ा जो पारिवारिक संबंध है राजस्थान के किसी प्रसिद्ध नेता से भी है, आप कोई पारिवारिक क्षेत्र से भी आती हैं, आपके द्वारा ही बताएं। जी बिल्कुल ऋतिका जी, मैं जस्टिस फॉर छाबड़ा संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, जो कि पूरे देश भर में शराबबंदी को लेकर अग्रदूत तरीके से एक आंदोलन चला रहा है। मैं शराबबंदी को लेके प्रतिबद्ध हूँ। मैं चाहती हूँ कि शराब जो है हर घर से छूट जाए, हर युवा से दूर हो जाए। हर महिला के जो दुख दर्द की जो एक निशानी है वो शराब है। इसी को लेकर प्रतिबद्ध हूँ। मेरे पिताजी शहीद श्री गुरुशरण जी छाबड़ा, जो कि 1977 से राजस्थान में शराबबंदी आंदोलन चलाते रहे हैं, उनका ही ये आंदोलन है जिसे मैं आगे बढ़ा रही हूँ। छाबड़ा साहब ने अपने पूरे जीवन काल में 14 बार अनशन किए शराबबंदी को लेकर, और अनशन के दौरान ही छाबड़ा साहब की शहादत हो गई। उनका हमेशा से यही प्रण रहा है कि माताएं बहनें जिस तरीके से पीड़ित हैं शराब को लेके, एक समाज में जिस तरीके से महिलाओं को जीना पड़ रहा है, दुश्वार हो गई है उनकी जिंदगी को जीना, उसे उन्हें दूर करना है और इस शराब को हमारे देश से भगा देना है। आज युवा पीढ़ी जिस तरीके से पीड़ित है और हर तरीके से नशे के आगोश में है, और हमारे देश का भविष्य जो गर्त की ओर जा रहा है, उसको बचाने के लिए छाबड़ा साहब ने प्रण किया था और वो ये आंदोलन चलाया था। विगत 50 वर्षों से हमारा परिवार इस आंदोलन को चला रहा है और वही आंदोलन में आगे लेकर बढ़ रही हूँ। मैं शहीद श्री गुरुशरण छाबड़ा जी की बेटी हूँ, जो राजस्थान में सूरतगढ़ श्री गंगानगर से एमएलए रहे हैं। मैम, बहुत ही अच्छा आपने अपना परिचय दिया। और आंदोलन की बात है, आपने एक आपका जो आंदोलन है, मैं कह सकती हूँ कि एक भावनात्मक तौर पर भी देखा जा सकता है। जिस तरीके से आप महिला हैं, आपने महिलाओं का जिक्र किया, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने उनकी संवेदना को समझा कि किस तरह से वो कहीं ना कहीं प्रताड़ित होती हैं, और एक लेगेसी जिसको बोलते हैं, वो लेगेसी आप आगे लेकर चल रही हैं। बहुत ही बढ़िया बात है। और बिल्कुल सही कहा मैम आपने कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आजकल छोटे छोटे जो बच्चे हैं, मतलब लाइक पार्टी एंजॉयमेंट के नाम पे जिस तरीके से वो अपने शरीर को हानि पहुंचा रहे हैं, हम यहाँ किसी वर्ग की बात नहीं करेंगे, पर नुकसान बहुत ज्यादा है, वो उनको अभी समझ में नहीं आता है। फिलहाल मैं आपसे आगे सवाल जानना चाहूंगी कि राज्य सरकार के किन्हीं 2 प्रमुख अधिकारियों से आपकी मुलाकात हुई थी, कोई ज्ञापन को सौंपा था, हम जानते हैं, पर हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, हर बार जब भी सरकार बदलती है, नए नए अधिकारी आते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों से हमारा मिलना जुलना होता है, ज्ञापन हर अधिकारी की दिए जाते हैं। जैसे आबकारी कमिश्नर की अगर मैं बात करूं, प्रीवियस सरकार में पी यादव जी थे, अभी करंट जो सरकार थी, जो पिछले मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन सौंपा था आपने? उस समय जोगाराम जी थे, उन्हें भी ज्ञापन किया। हमने हर बार
हर बड़े अधिकारी को, जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से भी आते हैं, जो शराबबंदी के लिए एक एक्सेस डिपार्टमेंट आता है, उनके जो कमिश्नर होते हैं उन्हें भी दिया है। और साथ ही साथ राजस्थान में जिन जिन जगहों पे लोग पीड़ित हैं, जैसे कि किसी ठेके की वजह से या एक क्षेत्र में एक ठेके का लाइसेंस होने के बावजूद वहां पे चार चार दुकानें चल रही हैं, ऐसे भी बहुत सारे केसेस हम लोगों के पास में आते हैं। उसको लेकर भी ज्ञापन हम लोगों ने बड़े बड़े अधिकारियों को दिए हैं। हम जिले वाइज भी देते हैं अधिकारियों को, हमारी टीम है पूरे राजस्थान में, जिले वाइज भी हम लोग देते हैं। और राजस्थान में मेन जो यहाँ पर टीम्स बैठते हैं, जो अधिकारी बैठते हैं, उन्हें भी हम लोग ज्ञापन देते हैं। निष्क्रिय क्या निकला? सोल्यूशन होता है ना किसी बात का। आप इतना लंबा आंदोलन चले, अभी तो हमें जैसे कि आपके बारे में एक नई चीज पता चली कि लेगेसी है, चलती आ रही, एक तरह से हम कह सकते हैं। पर अभी जितनी आपने एक जी तोड़ मेहनत की है, जितना मैं कहूंगी मेहनत का कोई परिणाम अभी तक निकला, कुछ सार आया, बातों का निचोड़ आया? देखिए, कहीं कहीं पे निचोड़ जरूर आया है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं लगभग 5 से 6 किलोमीटर की यात्रा आज तक कर चुकी हूँ पूरे अनशन कर राजस्थान चुकी में। हैं आप बहुत जहां बार। जहां हमने ये बताया कि जी मैम। जहां जहां ये शिकायतें आई कि शराब के ठेके हैं, एक लाइसेंस की जगह 4 दुकानें चल रही हैं, जिस क्षेत्र में यह है कि अवैध तरीके से दुकान खोली गई है, जिस क्षेत्र में 8 बजे के बाद में दुकान चल रही है, जिस क्षेत्र में सुबह 10 बजे से पहले दुकानें खुल रही है, ऐसी दुकानों की जब हम लोगों ने शिकायतें अधिकारियों को दी तो वहां पे निवारण भी हुआ। लेकिन जहां पे निवारण नहीं हुआ तो वहां हमने ये प्रयास किया कि जैसे छाबड़ा साहब के अनशन के दौरान सरकार से हमने ये तय कराया था कि जिस भी क्षेत्र में या वार्ड में अगर लोग चाहेंगे कि हम शराब के ठेके बंद करवाना चाहते हैं, तो वोटिंग प्रोसेस के माध्यम से उस जगह पे हम ठेके को बंद करवा सकते हैं। वो एक पूरा प्रोसेस है। जी जी बिल्कुल। हमारे साथ पूनम अंकुर छाबड़ा जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। हमारे दर्शक जिस तरीके से हमें देख पा रहे हैं, आपको बता दें कि इनसे हम जो बातचीत का सिलसिला है जारी रखेंगे। कई बार नेटवर्क खामियों की वजह से इस तरह की समस्या आती रहती। पूनम जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। पूनम जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? आप जारी रखें, क्या कह रही थी? जी 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 जी, मैं ये बताना चाह रही थी आपको कि जिन जिन क्षेत्रों में लोगों ने ये कहा कि हमें प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे ठेके हैं और हम नहीं चाहते कि हमारे क्षेत्रों में कभी भी ठेके वापस आए, तो हम लोगों ने उन क्षेत्रों में ठेके के लिए वोटिंग प्रोसेस वहां पे करवाया। और वहां पे जनता जब एकजुट होके आती है तो उन क्षेत्रों में हम लोगों ने ठेके भी बंद करवाए। लेकिन वो एक जो आंकड़ा कह सकते हैं वो बेहद कम रहा। वहां पे हम लोग को अधिकारियों का, सरकार का बहुत कम सपोर्ट मिला, लेकिन लोगों ने बहुत ज्यादा प्रयास किया उन ठेकों को बंद कराने के लिए। और बहुत सारी ऐसी पंचायतें हुई जहां पर बहुत बड़ी पंचायतों ने इसका बीड़ा उठाया और ठेके वहां पे बंद हुए। और वो प्रयास हमेशा हमारा जारी रहेगा। देखिए, मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि सरकार चाहे कुछ भी कहे, अधिकारी कुछ भी कहे, हमारी जो लेगेसी है उसे हम कभी भी नहीं तोड़ेंगे, कभी भी पीछे नहीं छोड़ेंगे। मेरी आखिरी दम तक पूनम अंकुर छाबड़ा ने ये ठाना है कि जब तक मेरी आखिरी सांस है मैं इस मिशन को अनवरत ऐसे ही चलाती रहूंगी और मेरी जो अगली पीढ़ी होगी वो भी इस आंदोलन को अनवरत आगे चलाती बढ़ाएंगी। रहेगी। हम ये प्रयास कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे सरकार और अधिकारी कुछ भी कहते रहें। बहुत ही खूबसूरत पहल है ये। देश में जागरूकता फैलाने वाली मैं कहूंगी एक तरीके से पहल है। आप अपना जिस तरीके से योगदान दे रहे हैं, एक लेगेसी की बात हम जिस तरीके से बार बार ये शब्द कर रहे हैं, क्योंकि जितना शब्द सुनने में छोटा है, बड़ी कड़ी मेहनत लगती है इन चीजों को आगे ले जाने में। आपसे आगे ये सवाल भी जानना चाहूंगी कि हमने सुना है कोई आपका फेसबुक पेज से जुड़ी कोई साइबर घटना की शिकायत का मामला था। वो मैम, वो पूरा मामला क्या था, उसका समाधान क्या हुआ था? काफी बड़े स्तर पर वो मैटर गया था, इसलिए मैं ये जानना चाह रही हूँ। देखिए, ये जिस समय ये मैटर हुआ था और मामला क्या था? और मामला क्या था? पूनम जी, मामला क्या था वो भी जानना चाहूंगी। जी, ऐसा है कि हम लोग क्या है कि इतने बड़े आंदोलन को चला रहे हैं तो बहुत सारे दुश्मन भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहते कि हम लोग इस आंदोलन। जी, हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि पूनम जी से हम बातचीत कर रहे हैं आज एक ऐसे मुद्दे पर, अवैध शराब को लेकर बात कर रहे हैं। जिस तरीके से शराब धड़ल्ले से बिकती जा रही है, लोगों को नुकसान पहुंचा रही है, और इसी मुद्दे पर मैडम हमसे चर्चा करें। आप मुझे सुन पा रही हैं पूनम जी?
जी, मैं बिल्कुल सुन पा रही हूँ। तो हम फेसबुक की चर्चा कर रहे थे, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि हम इस मिशन को दूर-दूर तक लेके जाएँ। क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने इतना प्यार और इतना स्नेह और इतना समर्थन हम लोगों को दिया कि बहुत सारे लोगों की आँखों में हम खटके, बहुत सारी सरकारों की आँखों में हम लोग खटके। तो सब लोगों ने यही प्रयास किया कि जिस फेसबुक पेज के माध्यम से लोग हमारे तक पहुँच रहे हैं, उसे बंद किया जाए। तो इसी संदर्भ में हम लोगों ने जो मेरा पेज था, वो उन लोगों ने हैक कर लिया। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, ऐसा दूसरी बार हुआ। पहली बार जब हुआ तब हम लोगों ने बहुत ज्यादा प्रयास किया कि हम लोग चलो काम कर रहे हैं, हम दूसरा बना लेंगे। हमने जब दूसरा बनाया तो दूसरी बार भी मेरे साथ में वही हुआ। उसके बाद में उसके लिए हम लोगों ने इसलिए FIR लॉन्च की कि ये तो कहीं ना कहीं जो है ये जानबूझकर किया जा रहा है। एक बार एक गलती हो सकती है, दोबारा नहीं हो सकती। और कहीं ना कहीं हमें दिल में ये पता था कि हमारे प्रयासों को विफल करने का लोगों ने ठाना हुआ है, सरकार भी है, अधिकारी भी है, हमारे दुश्मन भी है जो नहीं चाहते, जो शराब के ठेकेदार है वो नहीं चाहते कि हम इस मिशन को आगे लेकर जाए। तो उस पेज को उन लोगों ने हैक कराया। लेकिन ईश्वर की कृपा, आप सबका प्यार, जो जनता है हमसे इतना प्यार करती है, इतना समर्थन देती है, उस फेसबुक पेज को वापस पेज आपका रिकवर हो गया। फेसबुक पेज आ गया। हमने एक लंबी लड़ाई लड़ी और वो पेज आपका रिकवर हुआ क्योंकि आपकी इनिशिएट बहुत अच्छी है। तो कहते हैं ना, उन चीजों में ऊपर वाला भी आपका साथ देता है। आपसे अगर मैं पूछूं मैम, आप इस क्षेत्र की अगर मैं हम बात करें, लोग, मैंने जैसे कि बीच में अभी बोला था एक मेरे दूसरे ही सवाल में कि आजकल छोटे छोटे बच्चे जिस तरीके से हम देख रहे हैं, लड़के हो गए, लड़कियां हो गई, पार्टीज के नाम पे, एंजॉयमेंट के नाम से अभी से शराब पीना शुरू कर देते हैं, पर उन्हें नहीं पता कि उनके शरीर को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। और इसी बीच में अगर बात करूं तो अवैध शराब जो इसी वजह से जो है धड़ल्ले से बिक रही है, जहरीली शराब बिक रही है। अब जहरीली शराब से आपने देखा होगा कितने परिवार जो है उजड़ जाते हैं, काला बाजार जो है फलता फूलता जा रहा है, राजस्व की सबसे बड़ी जो कहते हैं ना हानि हो रही है। तो मैडम कमी कहाँ है? ये सिस्टम में कमी है या हम में कमी है? देखिए, बिल्कुल सिस्टम में कमी है। अगर आज मैं एक पूरे स्टेट की प्रधान हूँ और मुझे दिख रहा है कि मेरे यहाँ के लोग पीड़ित हैं, मर रहे हैं जहरीली शराब से, लोग शराब पी के, नशा पी के अपने परिवार में वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हमारी बहनों को, माताओं को सहना पड़ रहा है। तो अगर मेरे हाथ में ये पावर है कि मैं शराबबंदी कर सकती हूँ, तो मुझे कर देनी चाहिए। लेकिन लालच कहाँ है? लालच उस राजस्व का नहीं है जिसे आप और मैं समझ रहे हैं, जो आम जनता समझ रही है। लालच वो है जो काली कमाई उसके ऊपर, उस राजस्व के ऊपर इन अधिकारियों के और सरकार की जेब में जाती है। लालच वहां फंसता है। इसीलिए आम आदमी की पीड़ा, आम आदमी की मौत सरकार अनदेखी कर देती है और सिर्फ यही रोना रोती है कि राजस्व का नुकसान हो रहा है। एक मैं यहाँ पे आपको उदाहरण देना चाहूंगी कि बिहार में भी शराबबंदी हुई है हमारी नजरों के सामने। लगभग 2015-16 की मैं आपको बताना चाहूंगी। लगभग 10 वर्षों से वहां पे शराबबंदी है। मैडम, गुजरात को कैसे भूल सकते हैं? आपके और मेरे सामने ही हुई है। अगर वहां पर भी राजस्व का लॉस होता तो वो लोग शराबबंदी नहीं करते। लेकिन उसके बजाय राजस्व को पाने के लिए, वो जो उनको वहां पे लैक हो रहा था राजस्व, वो उन्होंने कहाँ पे अपना चुकता किया? पेट्रोल को बनाने के लिए एथेनॉल नाम का एक सब्सटेंस होता है जो लगता है। उन्होंने एथेनॉल का प्रोडक्शन जो है अपनी स्टेट में और ज्यादा जनरेट किया, ताकि जो नुकसान उन्हें राजस्व का शराब के व्यापार से हो रहा था वो उन्हें यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ मिल जाए। तो अब वो एथेनॉल का प्रोडक्शन यहाँ पर बहुत ज्यादा है। अब उन्होंने शराबबंदी कर रखी है। तो ये एक जो प्रधान होता है, जो राजा होता है स्टेट का, उनके हाथ में है। ये सरकार में कमी है पूरी की पूरी, मैं ऐसा कहना चाहूंगी। बिल्कुल वही वाली बात हो गई कि अगर हम बात करें तो सरकारों को शराब से भारी मात्रा में, वही जो बात हो रही थी कि टैक्स के रूप में आय होती है जो उनके बजट और योजनाओं को चलाने में मदद करती है कहीं ना कहीं। अगर इसके अलावा हम बात करें तो राजनीतिक दबाव और वोट बैंक की राजनीति भी एक बड़ी वजह हो जाती है कई बार। पूर्ण तरह से शराबबंदी क्योंकि इसी कुछ वजहों की वजह से नहीं की जाती। और ये भी बात हो गई कि अगर बात करें सरकार अगर सरकारी दफ्तर में सैलरी देना ही बंद कर दे तो कर्मचारियों की तनख्वाह कहां से निकलेगी? इस तरह की बातें कहीं ना कहीं जब इस तरह सामने आती है तो एग्जाम्पल जो है मैम कहीं ना कहीं सामने आ जाता है। अब आपसे अगर मैं बात करूं, यदि शराब से इतना ही नुकसान है, सब जानते हैं मैडम, परिवार खराब हो रहे हैं आए दिन। सबसे बड़ी जो समस्या आपने देखा होगा एक्सीडेंट्स की प्रॉब्लम होती है। मैं खुद खबरें पढ़ती हूँ मैडम, दिन में अगर हमारे पास 10 खबरें आई हैं तो 2 खबरें तो एक्सीडेंट की और उसमें ज्यादातर शराब पी के गाड़ी चलाने की है। ट्रक चालक जो है लोगों को चल देते हैं 100% मैम। तो अगर इतनी ज्यादा नुकसान है तो भारत में केवल कुछ ही राज्यों में शराबबंदी क्यों है? आपको नहीं लगता? क्योंकि अगर हम बात करें सबसे पहले ड्राई स्टेट के नाम पे गुजरात आता है, पर हमारा राजस्थान क्यों नहीं है?
देखिए, ये तो वही मैंने बताया ना कि शासक का जो दिल है वो बहुत ज्यादा नरम है इस चीज को लेके। ये काली कमाई का खेल है सबसे ज्यादा। हम जहाँ बात करते हैं कि हमारा राजस्व है 15,000 करोड़ का राजस्व राजस्थान प्राप्त करता है शराब के व्यापार से, लेकिन उसकी काली कमाई की हम अगर बात करें तो 50,000 करोड़ का राजस्व जो है वो इन अधिकारियों की, इस सरकार की जेब में जाता है जो उन्हें प्यारा है। वो अपने काले कारनामे कैसे पूरे करेंगे? इसके पीछे की जो चीजें हैं उसी से तो पूरे करेंगे ना वो। उसकी जो कमाई है, अब आप देखिए, जब आप बहुत आजकल अखबारों में हम आम पढ़ रहे हैं कि रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, इस दुकान के ऊपर एक जो ईओ था उसको रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, इस अधिकारी को रिश्वत लेते पकड़ा गया। हर किसी का कहीं ना कहीं, जैसे हम लोग बात करते हैं कि थानों में एक फिक्स्ड डिपॉजिट जाता है, अगर उसको दुकान खोल के रखनी है तो सबका मंथली बंधा हुआ है। तो वो सिस्टम कैसे जनरेट होगा? उनकी जेबों में एक्स्ट्रा पैसा कैसे पैसे जाएगा? कहाँ से आएंगे? सरकार इतना पैसा तो हर अधिकारी को नहीं देती है ना। तो मेन प्रॉब्लम यही है, मेन मुद्दा यही है, उनको दिल अपना कठोर करना पड़ेगा, राजस्व के नुकसान को छोड़ के, और ये तय करना पड़ेगा कि शराबबंदी से हमारे यहाँ के जो भाई बहन हैं वो पीड़ित हैं, हमारी बेटियां हैं। आज छोटी छोटी बच्चियों के, 2-2 साल की बच्चियों के शराब पी के नशा करके उनका रेप किया जा रहा है, उनको मार डाला जा रहा है। आप ये सोचिए, किसी भी परिवार के अंदर अगर ऐसी घटना घट रही है, उस परिवार का क्या हाल होगा? उसकी क्या गलती थी कि उसने अगर बच्ची को दुकान पर कुछ ले जाने के लिए भेजा, या वो अपने खेत में ही है बच्ची। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि एक परिवार में एक व्यक्ति को शराब के लिए पैसे नहीं दिए, उनकी माँ ने, उनकी पत्नी ने उनको पैसे नहीं दिए, तो उन्होंने स्टोव खोला, उसमें से घासलेट निकाला, पूरे घर में आग लगा ली, खुद को भी लगाई है और अपने बच्चों को भी मार डाला। नशा इतना उस ज्यादा पीड़ित हावी परिवार था। में सिर्फ एक दादी और एक बच्ची बची। तो ऐसी बहुत सारी बहुत घटनाएं सारे हैं केसेस हैं। जहाँ 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 का एक बोलते हैं ना, सार लेके सरकार को सोचना चाहिए कि ये पीड़ा देने वाली ही एक चीज है, ये अच्छी चीज नहीं है। और आज किस दिशा में हमारा राजस्थान जा रहा है? आप पंजाब को देखिए, पंजाब आज कहाँ पे है? पूरे भारत देश में पंजाब 1 नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे आता है जहाँ पे नशा किया जाता है। आज वहां पे युवाओं की क्या हालत है? आज वहां पे महिलाओं की क्या हालत है? क्या बहनों की हालत है? वहां का युवा गर्त में जा रहा है, वो स्टेट डिग्रेड हो चुका है इन सब चीजों के लिए, और वो नशा नहीं छोड़ सकते। नशा एक बार किसी ने नशा कर लिया तो वो नहीं छोड़ सकते। तो ये काफी सारी चीजें हैं, अपना दिल कठोर करिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जो है बसवंत लाल जी, उनसे निवेदन करती हूँ कि हमारी माताओं बहनों की पीड़ा को समझे, और काला कारोबारी, जो काला राजस्व, काला कमाई आपके जेबों में भरी जा रही है, जो आप लोग भर रहे हैं, इसे बंद करें। माताओं बहनों की पुकार करें, राजस्थान को शराब मुक्त करें। बहुत बढ़िया तरीके से सवालों के आपने जिस तरीके से बेबाकी से जवाब दिया, और कहीं ना कहीं समझदार के लिए इशारा काफी होता है। मैडम, आपने जो एक बात कही ना कि नरम दिल है बड़ा हमारे सरकार का, समझने वालों के लिए काफी है। कहने का मतलब है कि सख्ती की जरूरत है, जो आप कहना चाह रही हैं। जिस तरीके से आपने युवाओं की बात कही है, जिस तरीके से सही आपने कहा, पंजाब का जिक्र किया, हमारे युवाओं का जिस तरीके से भविष्य बर्बाद होता जा रहा है, आपने बच्चियों की, छोटी छोटी बच्चियों का एग्जाम्पल दिया। बच्चियों के लिए खास तौर पे मैम अभी ये चीज भी प्रूव हुई है कि जो छोटी छोटी बच्चियां ज्यादातर शराब पीती हैं, नशे का सेवन अभी से कर रही हैं, उनको हम ये बताना चाहेंगे कि मेडिकली प्रूव हो चुका है कि आपको अपनी प्रेगनेंसी, आपको अपने पीरियड से लेकर हर चीजों में आपको ये प्रॉब्लम आती है, तो ये सिर्फ एक शौक मौज की चीज नहीं, आपकी सेहत को वाकई में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। और ये हम नहीं कह रहे, मेडिकली प्रूव हो चुका है। मैम, आगे अगर मैं आपसे बात करूं, भारतीय संविधान की धारा की अगर मैं 47 की अब आपसे बात करूं, शराबबंदी को लेकर क्या कहती है? आप कानून के बारे में काफी जानती हैं, क्या ये वास्तव में लागू की जाती है या सिर्फ खाना पूर्ति की मैं आपसे बात करूं? शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने पर सजा क्या निर्धारित है, क्या कुछ है मैम? देखिए, मैं ये बोलना चाहूंगी कि अनुच्छेद 47 जो है, इसमें सरकार ये कहती है कि हम नशे का उपयोग मेडिसिन बनाने के लिए करेंगे। इसके अलावा किसी भी तरीके से हम नशे को प्रमोट नहीं करेंगे, और कोई भी व्यापार नहीं कर सकते, ना ही करने देंगे। इस तरीके का अनुच्छेद 47 में प्रावधान किया गया है। लेकिन अगर हम बात करें कि इसमें क्या सजा दी जाती है, तो ऐसी कोई सजा का प्रावधान सरकार ने ऐसा कोई प्रॉपर बनाया नहीं है। लेकिन मैं सरकार से मांग करती हूँ कि इसके लिए सजा का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि गलत चीज है। जिस तरीके से आपने अभी बोला कि मेडिकली क्लेम हो चुका है कि शराब किसी भी तरीके से एक व्यक्ति के लिए अच्छी नहीं है, महिलाओं के लिए और एक आम पुरुष के लिए भी ये बात अच्छी नहीं है। शराब का सेवन करने से मानसिक तौर पर हानि होती है, शारीरिक तौर पर हानि होती है, आपका जो पैसा है वो भी खत्म होता है, और आपका भविष्य भी गर्त में जा रहा है। आप क्या
फ्यूचर सोचते हैं। एक आदमी, मैं तो ये बोलती हूँ कि शराब पिएगा तो वो नाली में पड़ा मिलेगा आपको, लेकिन एक व्यक्ति अगर पढ़ाई करेगा, समाज में आगे बढ़ेगा, तो वो डॉक्टर भी बन सकता है, एमबीए भी कर सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है, आपकी तरह एक अच्छा एंकर बन सकता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। लेकिन अगर वो नशा करेगा तो वो कहाँ जाएगा, उसका भविष्य क्या है? तो सरकार को कहीं ना कहीं इसके लिए जुर्माना और सजा का प्रावधान करना चाहिए, जो कि अभी तक उन्होंने किया नहीं। मैं एक आखिरी 2 सवालों में आपसे ये बात भी जिक्र करना चाहूंगी, आपसे बातचीत हो रही है कि आपने देखा होगा मैडम कि आजकल क्लब्स हो गए, युवा जो है अपने एंजॉयमेंट बोले एक हेल्दी वे में, इस चीज को मैं बोल रही हूँ कि पूरे दिन इंसान पूरे एक हफ्ते काम करता है, पर एक दिन के लिए घूमने फिरने निकलता है, बर्थडे सेलिब्रेशन या किसी तरीके का, लोग क्लब्स का बहुत ज्यादा चलन हो गया है, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, लोग वहां जाके शराब पी रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात आपने ये देखी होगी मैम, मजे की बात तो ये है कि वहां पर लड़कियों को फ्री में सर्व किया जाता है, दारू परोसी जाती, खुली भाषा में अगर हम बात करें तो सरकार इस तरह के क्लब्स को लाइसेंस ही क्यों देती है? क्योंकि अगर वहां पे लड़कियां जाएंगी तो लड़के भी आएंगे, लड़के आएंगे तो इस तरह क्राइम केसेस बढ़ेंगे। कहने का मतलब है खुली आप इनविटेशन तो खुद दे रहे हैं और उसके बाद इस तरह के अपराध पनपते हैं, महिला सुरक्षित नहीं है हमारी। ये महिलाओं के हित में ही मैं बात कर रही हूँ। देखिए, मैं आज से कुछ 15-20 साल पहले जाना चाहूंगी, जहाँ पे शराब का सेवन नहीं किया जाता था और हमारे परिवारों में शराब को बहुत बुरी नजर से देखा जाता था। तब भी हमारे पास में एंजॉयमेंट के लिए बहुत सारी चीजें थी, जैसे हमारी फैमिली गैदरिंग्स होती थी, है ना, हम कोई भी एक बैंकेट हॉल बुक कर लेते थे, वहां पे बर्थडे सेलिब्रेशन कर लेते थे, और ऐसे काफी सारी पिकनिक स्पॉट्स होते थे हमारे हर जगह पे हैं, जहां जहां हम जिस क्षेत्र में थे वहां पिकनिक स्पॉट्स होते हैं, वहां पर जाकर अपने सेलिब्रेशन करते थे। तो 15-20 साल पहले तो इन सब चीजों को घृणा से देखा जाता था, लेकिन आज 15-20 साल बाद इसीलिए इतना मॉडर्नाइजेशन हुआ, इतना चेंज हुआ कि लोगों को सिर्फ एक दूसरे की चिंता नहीं है, लोगों को सिर्फ सरकार की बात कर रही हूँ मैं, उनको सिर्फ अपनी राजस्व की चिंता है, अपनी काली कमाई की चिंता है, कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। अगर आपके हाथ में पावर है तो मैंने जैसे पहले भी कहा कि वो उसको रोक सकते हैं, लेकिन वो जान के अगर क्लब। जी जारी रखिए, जारी रखिए। पूनम अंकुर छाबड़ा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, एक काफी गंभीर तो बातचीत कर रहे हैं, वो लाइसेंस दे रहे हैं, उन्हें देना पड़ रहा है, इसलिए वो खुशी से दे रहे हैं, वो जानबूझ के दे रहे हैं, जो कि गलत है। आप मैं ये कहूंगी कि पहले क्या होता था, गांव कुचों में क्या हुआ करता था, बहुत सालों पहले एक ठेका हुआ करता था गांव से कोसों दूर, लेकिन अब सरकार ने क्या किया, गली गली में ठेके खोल दिए, शहर में गली गली में खोल दिए, गांव में गली गली में खोल दिए, उसके ऊपर 5-5 लाइसेंस के ऊपर 5-5 अवैध तरीके से ठेके खोल दिए। तो कहीं ना कहीं सरकार ने अपने आप ही चीज की है। मैं ये बोलती हूँ कि जब हम जिस चीज से दूर रहते हैं उस चीज से कनेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन जब सरकार ने इतना हमारे घरों के पास में शराब के ठेके खोल के रख दिए, तो हमारे छोटे बच्चों ने क्या सीखा? आप देखिए, शराब की दुकानों पे कितनी लंबी लाइनें होती है और दूध की दुकानों पे कितनी लाइन होती है। मैडम शराब की दुकान के पास लाइन तो लंबी होती है। सबसे बड़ी बात, आजकल इस तरह की खबरें हम देख रहे हैं, महिलाएं इतनी परेशान हो गई कि शराब की दुकान यहाँ 50 मीटर पे प्रोविजनल स्टोर की दुकानें हैं, तो लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, महिलाएं निकल ही नहीं पा रही, छोटी छोटी बच्चियां निकल नहीं, और अगर निकल रही है तो इस तरह से क्राइम केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आखिरी सवाल में आपसे मैं लेना चाहूंगी, एक मैडम पूनम जी आपसे बात कर रही हूं मैं, कि वायलेंस, घरेलू डोमेस्टिक वायलेंस की मैं बात करूंगी, बड़ा गंभीर मुद्दा है। पति जो है वो शराब पी के आते हैं घर पे, महिला के साथ मारपीट करते हैं, बच्चों की मानसिक स्थिति बचपन से देख के माँ बाप के झगड़े बिगड़ जाती है। पर इस तरह के मामलों में अपराध का क्या कारण मुख्य तौर पर आप मानती हैं, प्रावधान क्या है, दंड का प्रावधान क्या है? ये सवाल उन महिलाओं के लिए जो इस तरह की मानसिक प्रताड़ना से अपने घर में जूझ रही है, और सार्वजनिक स्थान पर महिला के साथ अगर अभद्रता हो तो उसके लिए क्या नियम कानून है, ये सवाल आखिरी आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, जहां तक मैं सरकार के नियम कानून की बात करूं, शराब पीने के, नशे पीने के जो भी हमारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, उसके लिए तो सरकार इतनी सीरियस नहीं जानती है। मैं अपनी जितनी भी बच्चियां हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, उन सबसे निवेदन करना चाहूंगी कि आप अपने पैरों पे खड़ी हो, आप अच्छे से पढ़ाई करें और अपनी जॉब करें, अपना बिजनेस करें, जहां जिस फील्ड में जाना चाहती हैं आप जाएं, और
कोशिश ये करें, जब मैं अपने सभाओं में जाती हूँ, मैं जिस तरीके से लोगों से मिलती हूँ, वहां लोगों से मैं प्रण करवाती हूँ, खासकर बहनों से और माताओं से, कि वो प्रण लें, कभी भी ऐसे किसी परिवार में शादी नहीं करेंगे जहाँ पे शराब पी जाती हो, क्योंकि शराबी परिवार में अगर कोई लड़की गलती से चली जाती है तो उसकी खुद की जिंदगी तो खराब होती है, साथ में आने वाली भावी पीढ़ी की भी जिंदगी खराब होती है। इसीलिए मैं हर सभा में कोशिश करती हूँ कि उनसे ये प्रण दिलाऊं कि किसी भी ऐसे परिवार में वो लोग नहीं जाएं। बहरहाल, अगर कोई लड़की ऐसे घर में चली भी जाती है तो अब बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है परिवार के लिए, क्योंकि लड़की तो खुद का भी परिवार है, भावी पीढ़ी भी साथ में जुड़ गई है, वो बच्ची भी जुड़ गई है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आप लोग अपने पैरों पे स्टैंड हो, अच्छे से पढ़ाई करें, एक वही जरिया है जो उसे आपको उससे दूर लेके जाया जा सकता है। जो शराबी है वो इन सब चीजों को कभी नहीं छोड़ने वाले, वो कभी नहीं सुधरने वाले। इसीलिए हम अपनी सभाओं में साथ साथ छोटे बच्चों को टारगेट करते हैं, उन्हें ये कहते हैं कि आपको अपने मम्मी पापा की बात माननी है, हमारी संस्कृति को फॉलो करना है, शराब नहीं पीना, किसी भी प्रकार के नशे में नहीं जाना है। ये क्योंकि अब जो बहुत ज्यादा बड़े हो चुके हैं, व्यस्त हो चुके हैं, वो शराब नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जो बच्चे हैं उन्हें हम जैसा सिखाएंगे, उन्हें जैसा बताएंगे, वो जरूर, मेरा ऐसा मानना है कि भविष्य में वो शराबी कम बनेंगे, वो नशे की तरफ कम अग्रसर होंगे, अगर हम उन्हें भावनात्मक रूप से वही रोक दें। हमारी पीढ़ी जो है, अपनी माताओं बहनों को समझाती हूँ कि वो अपने बच्चों को समझाएं कि शराब नहीं पीनी, उन्हें नशा नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं वो ही है जो बच्चों के भविष्य को बचा रख सकता है। बच्चियों को मैं रूट्स की बात आपने की कि रूट्स मजबूत करने वाली जो ओवरऑल बात हो गई आपके जरिए। जी, आप कुछ और कहना चाहती हैं आखिरी 10 सेकंड में? मैम, अगर आप 10-20 सेकंड में कुछ और कहना चाहें तो आज के चर्चा में कोई मैसेज। मैं आप इस लाइव के एंड में सबसे पहले तो न्यूज़ 21 का आपका बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करती हूँ कि आपने इस मुद्दे को प्रखर तरीके से अपने चैनल के माध्यम से उठाया। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आपका जो चैनल है बहुत ज्यादा तरक्की करे और ऐसे प्रखर मुद्दे आप राजस्थान में उठाते रहें। साथ ही साथ हम जो आंदोलन कर रहे हैं, हम जो धरने कर रहे हैं, उसमें हमारा सपोर्ट जरूर से जरूर करें, क्योंकि हम अपनी बात एक जगह तक कह सकते हैं, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से, आपकी रिपोर्टिंग के माध्यम से ये बात पूरे भारत देश में जाएगी और बहुत सारे लोग हमसे जुड़ेंगे और बहुत सारे लोग ना राधिका जी आपके इस रिपोर्टिंग के माध्यम से अपनी चीजों को छोड़ेंगे। राधिका जी, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और बहुत दिल से मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने आज के इस लाइव सेशन में मुझे जोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस शराबबंदी को ऐसे ही आप प्रमोट करते रहे, इसके लिए रिपोर्टिंग करते रहे, हमें आपका समर्थन मिलता रहे। और मैं भारत की जनता से कहना चाहती हूँ कि पूनम अंकुर छाबड़ा ने हमेशा यही ठाना है कि जब तक मेरी आखिरी सांस है, मैं शराबबंदी के लिए हमेशा लड़ती रहूंगी। चाहे शराब के जो ठेकेदार हैं वो मुझे मारे पीटे, कुछ भी करे, सरकार अपने डंडे चलाए, कुछ भी करे, मेरे ऊपर 2 बार 3 बार अटैक्स भी हो चुके हैं उनके द्वारा, तो चाहे कुछ भी हो, पूनम अंकुर छाबड़ा रुकने वाली नहीं है। जब तक मेरी अंतिम सांस है, मैं राजस्थान में शराबबंदी आंदोलन को लेकर चलती रहूंगी और मुझे आप सब लोगों का मार्गदर्शन, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का साथ, आप लोगों का समर्थन जरूर चाहिए। बिल्कुल मैम, हमेशा है। हमारे चैनल के लिए ही कहा जाता है कि सत्य, सटीक और निष्पक्ष पत्रकारिता का नाम हमारे चैनल न्यूज़ 21 को कहा जाता है। और जिस तरीके से आप एक ऐसे मुद्दे पर काम कर रही हैं जो जनसेवा को आगे बढ़ा रहा है, और इस तरह की खबरों को हमारा चैनल हमेशा प्रमुखता देता है। और आपने देखा होगा कि हमारे चैनल पर इस तरह की खबरें कई बार प्रकाशित हुई, माफी चाहूंगी, और उनको न्याय भी मिला है। और आपके उज्जवल भविष्य की, आपकी मुहिम के लिए हम बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देना चाहेंगे पूनम जी। और आपसे फिर किसी चर्चा में हम जरूर मिलेंगे। कुशल मंगल रहे, स्वस्थ है और ऐसे ही देश के प्रति अपनी जो भागीदारी है निभाती रहे। हमारे साथ आज बहुत खास मेहमान थी। तो दोस्तों, ये थी पूनम अंकुर छाबड़ा जी, जो कि प्रेरणादायक कहानी से हमको आज कहीं ना कहीं सीखने को मिली है। संघर्ष, और कहते ना कि अगर किसी चीज का कर लो तो आप पाके ही रहते हो। जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की ठानी है। शराबबंदी से लेकर साइबर सुरक्षा तक हर मुद्दे पर उनका संघर्ष हमें सिखाता है कि एक व्यक्ति अपनी आवाज कितनी ताकतवर कर सकता है अगर वो चाहे तो। हम उम्मीद करते हैं कि उनकी मेहनत और समर्पण से हम सबको समाज के लिए कुछ कर गुजरने का संकल्प ले। तो आपका धन्यवाद कि आपने हमारा आज का ये खास कार्यक्रम देखा। फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहे, बने रहे न्यूज़ 21। जय हिंद, नमस्कार।